2016 में एक ऐसी कंपनी आई थी जिसने खूब धूम मचाई थी इंडिया के अंदर, यानी कि उस कंपनी को कहा जा रहा था Xiaomi किलर, क्योंकि एक जमाने में ये कंपनी Xiaomi से कम प्राइस में Xiaomi से अच्छे फोन लेके आ गई थी। जी हाँ, लेकिन फिर एक साल के बाद कहानी है ना काफी ज्यादा बदल गई। यहाँ पे बात करो लीको, एलई टीवी, ली, इस सब का नाम आपने आज से तकरीबन 5 साल पहले सुना होगा। इंडिया में खूब धूम मचाई थी और लग रहा है कि कंपनी वापस आने वाली है। लेकिन एक जमाने में जो इतनी पॉपुलर कंपनी थी ये रातों रात कैसे तबाह हो गई? एक साल में कंपनी की हालत क्या हो गई यार, सब कुछ जानने वाले इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो कहानी है ना कंपनी की वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो कहानी शुरू होती है, शुरुआत होती है 2004 में। 2004 में जो कंपनी है ये ली.com नाम से शुरू होती है और ये एक स्ट्रीमिंग सर्विस होती है। जी हाँ, ये पहली ऐसी कंपनी होती है चाइना की स्ट्रीमिंग सर्विस जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है, खूब सारा पैसा बनाते हैं। यहाँ तक कि इस कंपनी को नेटफ्लिक्स ऑफ चाइना भी कहा जाता है। यानी कि अभी आपको OTT स्ट्रीमिंग रिवोल्यूशन इंडिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन यह सालों पहले जो कंपनी थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी थी। और 2014 में कंपनी को लगता है कि यार हमने फिल्में वगैरह बना ली, स्ट्रीमिंग सर्विस पूरी बना ली है, अब हमें अलग अलग चीज़ों में कूदना चाहिए। और यहाँ पे इन्हें दिमाग में आता है कि क्यों ना मोबाइल फोन बनाए, टीवी बनाए। इसके साथ साथ ही इसके CEO को कार वगैरह का भी शौक था, तो कार, ई बाइक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे लोग डाइवर्स करना शुरू करते हैं। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कहानी में बदलाव आता है। सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाते हैं कि यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे से अच्छी चीज़ें देखने को मिले, यानी कम प्राइस में फ़ोन के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर दे दो। यानी कि हार्डवेयर को लोग सब्सिडाइज करेंगे और पैसा ये लोग सॉफ्टवेयर से कमाएंगे। इनकी जो स्ट्रीमिंग सर्विस वगैरह होती है ना, बस उसी की फीचर मोबाइल फोन के अंदर डाल कर दो, क्योंकि चाइना में तो गूगल बैन है, कोई यूट्यूब को देख नहीं सकता। और ये सब करके आगे चल के लोग पैसा बना सकते हैं। और 1-2 सालों के अंदर चाइना के अंदर काफ़ी अच्छा हिट होते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, टीवी निकाल के लाते हैं, उसमें अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस वगैरह रहती है, मतलब सही काम हो रहा होता है। और 2016 में ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करें। जी हाँ, 2016 तक ये लगभग $6 बिलियन की जो फंडिंग थी वो एक्वायर कर चुके थे। यानी कि अलग अलग इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट ने उसमें बहुत ज़्यादा पैसा डाला था। और चाइना के बाहर देखा तो सबसे पहले लोग आते हैं इंडिया, लेकिन साल भर के भीतर ही ये लोग चले आते हैं US में, रशिया में। और भी प्लान्स होते कि इन्हें एक साल के अंदर एप्पल जैसे पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट को कवर अप कर लेना है और हर अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जाना है। तो बिल्कुल यहाँ पे यही काम होता है। और इंडिया में जब आते हैं ना तो खूब धूम मचाते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होती है। ये कुल मिला के इंडिया में 4 अपने फ़ोन को लॉन्च करते हैं, जिसे डब करते हैं सुपर फोन। अब सुपर फोन सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म था, जैसे आपको Xiaomi के Mi 11 अल्ट्रा में देखने को मिलता है, लेकिन उस समय कहानी ये थी कि बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छे फ़ोन। जैसे की बात करें Li Max 2 की, एक ऐसा फ़ोन था 23,000 में स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर के साथ आता था। और इस फ़ोन के अंदर देखा जाए तो सबसे सस्ता फ़ोन हो गया था, जो कि स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ था। क्वाड HD डिस्प्ले देखने को मिलता था इसके अंदर, यानी कि ऐसे फीचर्स देखने को मिल रहे थे जो उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा यूनिक थे। और इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे Xiaomi OnePlus भी यहाँ पे compete नहीं कर पा रही थी। तो हाँ, ये एक चीज़ इनके साथ बन जाती है। यहाँ तक कि इन्होंने जो कूलपैड होती है कंपनी, जो धीरे धीरे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी उस समय, उसके अंदर भी जो स्टेक्स होते हैं लोग वो ले लेते हैं। ये लोग अपने स्मार्ट टीवीज़ को निकालते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि सुपर टीवीज़ होते हैं। और सुपर टीवीज़ का मतलब ये कि स्मार्ट टीवीज़ निकालते हैं 4K पैनल के साथ। और उस समय इंडिया में 4K टीवी रेयरली अवेलेबल थे, 4K के लिए कंटेंट नहीं था, स्मार्ट टीवीज़ का तो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन ये उस समय स्मार्ट टीवीज़ भी लेके आ गए थे। और एक फन फैक्ट की बात बताओ, Xiaomi खुद अपना पहला टीवी 2018 में इंडिया में लेके आए थे, लेकिन ये लोग 2016 में ही इंडिया में लेके आ गए थे। टीवी के अंदर आपको यहाँ पे यप टीवी, इरोस नाउ की पार्टनरशिप देखने को मिलती थी, अलग अलग OTT ऐप्स देखने को मिलती थी। लेकिन उस समय इंडिया में उस समय प्राइम वीडियो भी नहीं आया था और अलग अलग जो स्ट्रीमिंग ऐप्स होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। और ऐसे देखा तो ये लोग मेक इन इंडिया पर भी फोकस करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की कोशिश करते हैं कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। $7 मिलियन की जो अनाउंसमेंट होती है वो करते कि इंडिया में इसका हम खुद का अपना प्लांट बनाएंगे, जहाँ पे मेड इन इंडिया फोन्स आपको देखने को मिलेंगे। खैर ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे लोग और धूम मचाने के लिए प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना चालू करते हैं। जी हाँ, इंडिया में लोग बहुत ही ज़बरदस्त एडवर्टाइजिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, ट्रेडिशनल एड्स दे रहे हैं, टीवी पर दे रहे हैं, यूट्यूब पर दे रहे हैं, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा रिव्यू यूनिट भी इन्होंने बांटे थे। क्योंकि उस जमाने में आप देखो यार, यूट्यूब खोलकर देखो टेक वाला स्पेस, वहाँ पे आपको लीको, एलई टीवी के फ़ोन का बहुत ही अच्छा कवरेज देखने को मिलता था। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, इन्होंने धीरे धीरे अपने सुपर फैंस को भी डेवलप किया था। जिस तरीके से Xiaomi के Mi फैंस होते हैं, OnePlus की कम्युनिटी
कम्युनिटी होती है ना, इन्होंने अपने सुपर फैंस लेके आ गई थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि साल भर के भीतर 5 लाख इनके सुपर फैंस इनकी कम्युनिटी पर रजिस्टर हो गए थे। और इनको लाने का सबसे अच्छा तरीका था कि छोटे छोटे मीटअप्स करवाओ, अलग अलग इवेंट्स वगैरह करवाओ, जहाँ पे लोगों को बहुत सारे फ्रीबीज, फ्री में प्राइजेस दो। यहाँ तक कि काफ़ी सारे इवेंट्स में लोगों को फ्री में फ़ोन भी बांटा गया था। और ये तो कुछ भी नहीं है, ली मॉल जैसी वेबसाइट जो कि उनका खुद का ई कॉमर्स स्टोर था, उसको प्रमोट करने के लिए 1-1 रुपए में अपने फोन्स को भी बेचा था, फ्लैश सेल ऑर्गेनाइज करवाई थी। लेकिन हाँ, ये कहानी भी चली थी। और इसके बाद आप लोगों को पता क्या हुआ था कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करी थी और इंडिया में एक अच्छे तरीके से जो पोर्टफोलियो था वो लॉन्च हुआ था। लेकिन बात की जाए यहाँ पे इनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ये लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन अपने फोन्स को बेच रहे थे खुद की वेबसाइट फ्लिपकार्ट के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ओप्पो, वीवो जैसे खर्चा होता है ना ऑफलाइन मार्केट वाला, वो कर रहे थे। यहाँ तक कि इनके इवेंट के अंदर आपको सेलिब्रिटीज देखने को मिलते थे, जैसे जैकलिन फर्नांडिस या सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो इनके फोन लॉन्च इवेंट में आया करते थे। और इंडिया में पता नहीं इन्हें क्या इतनी जल्दी मची थी कि इन्हें बहुत ज्यादा मार्केटिंग में खर्च कर रहे थे कि हर कोई इनके नाम को जान जाए। लेकिन उतनी तेजी से इनकी जो सेल्स थी ना वो यहाँ पे नहीं हो रही थी। और यहीं से इनकी जो प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है वो होती है। मतलब सबसे पहली जो प्रॉब्लम वो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलती है वो ये रहती है कि फोन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज होते हैं। L2 एक ऐसा फोन था जिसके अंदर हेडफोन जैक नहीं था, टाइप सी वाले ईयरफोन ये लोग प्रमोट कर रहे थे। कोई डाउट नहीं है चीज हो सकता है अच्छी हो, लेकिन फोन के अंदर डिस्प्ले रिलेटेड इश्यूज आने लगे थे। जी हाँ, इसके साथ ही एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के अंदर इतना खर्चा कर दिया उन्होंने, उसके बावजूद भी इनके पास आफ्टर सेल सर्विस इनकी अच्छी नहीं थी। यानी कि जो फोन ले लिया, किसी को इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आफ्टर सेल सर्विस सेंटर तो एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। और सर्विस सेंटर में एक्सपीरियंस लोगों का बहुत बेकार हुआ करता था, वहां पे प्रॉब्लम थी। इसके साथ ही बात की जाए तो कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा तेजी से इन्वेस्टमेंट करी थी और बहुत ही अलग अलग फील्ड के अंदर ग्रो करी थी। कुल मिला के बात ये कि ये लोगों ने इवन बाहर की जो इलेक्ट्रिक कार कंपनीज होती है, ल्यूसिड मोटर, फराडे फ्यूचर, उनके अंदर भी पैसा डाला था। ये दो ऐसी कंपनीज है जिन्हें एक जमाने में टेस्ला किलर कहा जाता था। जी हाँ, और इतनी बात नहीं है, इन्होंने फराडे फ्यूचर के साथ मिलकर अपनी खुद की कॉन्सेप्ट कार, स्मार्ट कार, इलेक्ट्रिक कार भी निकाल दी थी, सेल्फ ड्राइविंग वाली, लीसी नाम से। भले वो कॉन्सेप्ट था चाइना मार्केट के लिए आने वाली थी, लेकिन ये लोग है ना सारी चीजें अनवील कर चुके थे, जो कि काफी बड़ी चीज है। यानी कि कंपनी जैसे अभी ताजा फंडिंग मिली है, दुनिया भर में एक्सपेंड भी करना है, अलग अलग फील्ड में भी जाना और अलग अलग मार्केट को कैप्चर भी करना है। यहाँ तक कि लोग फिल्म प्रोडक्शन कर रहे थे, म्यूजिक स्ट्रीमिंग कर रहे थे, टीवीज वगैरह बना रहे थे, IoT वाले गैजेट्स थे, मोबाइल फोन थे, कूल पैड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे थे। यानी कि इन्हें हर वो चीज करनी थी जो एक इलेक्ट्रॉनिक या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनी करने का सोच सकती है। इन्हें हर मार्केट के अंदर जाना था। कुल मिला के बात है कि इन्हें 1 साल के अंदर एप्पल बनना था, कि जिस तरीके से एप्पल हर फील्ड में होती है ना, ये भी हर फील्ड में हो और दुनिया में हर कोई इनके नाम को पहचाने। और यही से इनके जो डाउनफॉल की शुरुआत होती है ना वो होती है। सबसे पहले अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं, ये एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इन पे इतना ज्यादा खर्चा कर दिया कि यहां से पैसा रिकवर हुआ ही नहीं। और जितने इनके फोन के प्रमोशन पे खर्चा हो रहा था ना, उतने तो इनके फोन्स और टीवीज थे वो मार्केट में बिक ही नहीं रहे थे। ये काफी बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। इसके साथ ही जो वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह थे, इन्होंने अलग अलग पूरी कंपनी के ऊपर पैसा लगा था और कंपनी ने बहुत सारे डिवीजन खोल दिए थे, क्लाउड कंप्यूटिंग से लेके ई बाइक तक। लेकिन कोई भी जो डिवीजन था ना वो प्रॉफिटेबल नहीं था। इसके साथ ही इनकी एक और स्ट्रेटेजी में ये भी प्रॉब्लम थी कि इन्हें लग रहा था कि जो चीज चाइना में चल गई ना वो चीज बाहर भी चल जाएगी। यानी कि ये लोग सोच रहे थे कि चाइना में जिस तरीके से मोबाइल फोन के अंदर एलई की सर्विसेज और दूसरी स्ट्रीमिंग चीजें वगैरह डाल के लोग पैसा बना सकते हैं, ये काम ये बाहर नहीं कर सकते थे। यूएस में, इंडिया में गूगल बैंड नहीं है, गूगल मिलता है, यूट्यूब मिलता है, लोग यूट्यूब वगैरह देखना पसंद करेंगे। कोई LE.com के लिए अलग से पैसे डालना पसंद नहीं करेगा और इनके पास कोई सर्विस भी ऐसी नहीं थी जिसके लोग अपनी जेब से पैसा देना पसंद करें। जी हाँ, ये एक चीज थी जो इनके साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। यानी कि फोन को काफी ज्यादा सब्सिडाइज करके बेच रहे थे, लेकिन उस सब्सिडी को रिकवर कैसे करें, इस चीज का जो प्लान था ना वो तो इनके पास था ही नहीं। इसके साथ बात की जाए तो 1 साल में ब्रांड बिल्ड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एप्पल को सालों लग गए, सैमसंग को सालों लग गए ब्रांड बिल्ड करने के अंदर। ओप्पो, वीवो की भी बात करें तो 2014 के बाद धीरे धीरे उन्होंने मार्केट में अपनी पोजीशन ग्रैब करना शुरू करी। भले ही उन्होंने एडवर्टाइजिंग करी, वीवो ने IPL स्पॉन्सर करा, लेकिन वीवो एक ब्रांड बना। ऐसे ही Xiaomi 2014 में आया था, लेकिन 2017 में जाके वो बड़ा ब्रांड बना, जहां पे उसके जो फोन्स थे, मतलब फोन मार्केट के अंदर वो लिटरली नंबर 1 पोजीशन उसने एक्वायर करी। मतलब किसी भी ब्रांड को एक पर्टिकुलर एरिया या कंट्री के अंदर बिल्ड होने में समय लगता है।
एक साल के अंदर वो चीज़ नहीं हो पाती, लेकिन एक साल के अंदर इन्हें पूरा ब्रांड भी बिल्ड करना था और एक साल के अंदर इन्हें दुनिया भर में एक्सपेंड भी करना था और अलग अलग चीज़ें करनी थी। और यहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो मार्केट में कभी पॉपुलर हो नहीं पाए। भले ही एडवर्टाइजिंग कितनी भी करवा लो, लेकिन जब लोग फ़ोन ही नहीं खरीद रहे तो अरे क्या प्रॉब्लम होगी। और जिन लोगों ने फ़ोन खरीदा उन लोगों को इश्यूज आ रहे, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी। तो कुल मिला के बात है कि कंपनी के पास जितना पैसा था ना उससे वो ज़्यादा खर्च कर रही थी और उससे ज़्यादा वो कैश बर्न कर रही थी। और जितना ज़्यादा लोग एक्सपेंड कर रहे थे चाइना के अंदर, तो सबसे पहले चाइना में जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट होती है। उसके बाद इंडिया की कहानी भी सिमिलर रहती है कि इंडिया की कंपनी को बहुत सारा पैसा दे दिया जाता है और इंडियन टीम को फ्री हैंड दे दिया जाता है कि उन्हें जैसे करना है वो करना है। लेकिन इंडियन टीम के ऊपर कोई अच्छा सुपरविजन ना होने के कारण ये लोग खूब सारा पैसा लुटा देते हैं, लेकिन बदले में जो ROI होता है ना वो यहाँ पे नहीं मिल पाता। और यही एक कारण बनता है कि इनकी स्थिति जो इंडिया में होती है ना वो बद से बदतर होती चली जाती है। यानी कि एक बात बताओ, इंडिया में एक साल के भीतर भीतर उन्होंने अपनी 85% जो वर्कफोर्स होती है ना उसे ले ऑफ कर दिया, यानी कि 85% लोगों को कंपनी से निकाल दिया था सिर्फ एक साल के अंदर। ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। कोई कंपनी अगर हायर कर रही है तो एक साल के भीतर भीतर अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देना, ये बिल्कुल गलत काम किया। ऐसे ही आगे चल के अमेरिका में 70% लोगों को निकाल दिया था। जी हाँ, और सर पूरी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। बाद में इन्होंने सोचा था कि ये लोग कार बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे, लेकिन बाद में अकल आई कि जो चीज़ें इनकी काम नहीं करे वो चीज़ें बंद कर दो, या फिर इनके जो अलग अलग जो ब्रांचेज है ना उनको कहीं ना कहीं बेच दो। तो बाद में ये लोग टाटा बाय बाय कर गए इलेक्ट्रिक कार और जो स्मार्ट कार वाला जो मार्केट होता है उससे भी। लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम्स थी ना वो यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। इनके पास काफी सारी कंपनीज का जो बकाया था ना पैसा वो भी बचा हुआ था। यानी कि इंडिया में मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बहुत सारी करवा ली, लेकिन मीडिया और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऐसी थी जिनको इन्हें काफी सारा पैसा देना था, लेकिन ये लोग दे नहीं पाए। एक कंपनी थी जिसका नाम था मेडिसन, इन्होंने यहाँ पे हांगकांग हाई कोर्ट के अंदर 39 करोड़ रुपीस प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे इन्होंने मुकदमा किया था इनके ऊपर, वो भी हांगकांग हाई कोर्ट के अंदर। एक लियो बर्नेट नाम की कंपनी है जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन 2.65 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने मुकदमा किया था। तो देखा तो अलग अलग कोर्ट केसेस कंपनी के ऊपर चल गए। इसी चक्कर में जो चाइना की कोर्ट थी ना वहां पे इन्होंने क्या किया कि इस जो CEO था उसने जब बैंकरप्सी फाइल करी थी तो उसके बाद $182 मिलियन के जो उसके एसेट थे ना वो कंप्लीटली सीज कर दिए गए थे। जी हाँ, इसके साथ जो CEO था इनका मिस्टर जिया थे उस समय, उन्होंने स्टेप डाउन किया कंपनी से। और तो इस कंपनी ने देखा जाए तो काफी सारे लोगों का पैसा भी खाया था। जैसे बात करें काफी सारे VCs थे, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स थे। $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अर्ली 2016 में दी थी, लेकिन कोई भी किसी को भी दोबारा से जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ना वो यहाँ देखने को नहीं मिला। इसके बाद यार नवंबर 2016 में इसके CEO ने बात मानी कि हाँ इनके पास कैश प्रॉब्लम है और इनके पास इतने फंड्स नहीं कि जिससे कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी दे सके। जी हाँ, और पूरी बात यहाँ पे खत्म भी नहीं हो जाती। यहाँ तक कि ये सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रहते हैं ना जो फोन वगैरह बनाते हैं, इस कंपनी के पास उतना पैसा भी नहीं बचाता कि इन लोगों को दे सके, क्योंकि कंपनी ने अलग अलग फील्ड में ग्रो कर दिया, पूरी ग्लोबल एक्सपेंशन कर दिया और मार्केटिंग में अंधाधुन पैसा खर्च किया, तो सारा पैसा तो यहाँ पे खत्म ही हो गया था उनके पास। और इसी के आगे चलते चलते जो कंपनी थी ना वो फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझती रही और आगे चल के जो अपने अलग अलग जो ऑपरेशंस थे ना वो यहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा तरीके से बंद कर दिए। इंडिया का ऑपरेशन बंद कर दिया, USA का बंद कर दिया, रशिया में थे वहां बंद कर दिया। और कुल मिला के कंपनी ये थी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल जो थी ना वो सुधारना चाहती थी। लेकिन अभी के समय में यह है कि जो मिस्टर जिया CEO थे जिसके कारण काफी सारी प्रॉब्लम हुई थी वो कंपनी से अलग हो चुके हैं। इसके साथ ही जो Elle.com है ये स्ट्रीमिंग सर्विस के रूप में चाइना में अवेलेबल है, जो कि अभी भी रास्ता ढूंढ रही है किस तरीके से अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व किया जा सके, लेकिन वो वहां से थोड़ा बहुत पैसा बना रहे हैं। इसके साथ ही जो ओरिजिनल लीको थी उसकी अलग अलग जो सब्सिडरीज थी वो यहाँ पे JD.com और जो टेंसेंट होते हैं ना उन्होंने एक्वायर कर लिया। यानी कि टेंसेंट आप लोगों को पता है PUBG मोबाइल पुराना वाला इन्होंने बनाया था, काफी फेमस कंपनी, इन्होंने इस कंपनी के काफी सारे स्टेक्स ले लिए। JD.com इसे हम चाइना का फ्लिपकार्ट कह सकते हैं। ये कुछ कंपनी ने इसके एक्विजिशन वगैरह कर लिए जिससे कुछ पेटेंट्स राइट टेक्नोलॉजी इन्हें मिल गई। अब ये आगे चल के कुछ अलग प्रोडक्ट्स निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। और शायद यही हो रहा है कि आने वाले समय में चाइना में कोई अपने इवेंट कर रहे हैं जिसके अंदर वो लीको LED का ब्रांडिंग का यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है चाइना एक्सक्लूसिव होंगे और देखना होगा कि चाइना में कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे। लेकिन कंपनी ने जो पहले धूम धड़ाका जो मचाया था ना पहले वो दोबारा से मचाने नहीं वाली। और
कंपनी की जो रेपुटेशन बन रखी है ना मार्केट में आजकल, लगता नहीं इस कंपनी को आजकल आने वाले समय में अगर आती है तो दोबारा से कोई ट्रस्ट भी वगैरह करेगा। फिर भी देखते हैं आने वाले समय में कहानी क्या रहती है। लेकिन लीको एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से स्मार्टफोन कंपनी, टेक कंपनी नहीं बनानी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सीख तो हमें यहाँ पे देखने को मिली जाती है। तो दोस्तों ये सारी कहानी खत्म होती है यहाँ पे लीको के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश करी थी। शायद में से आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे चीज़ों को पहली बार जान रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो अगर कुछ भी मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा हो, यहाँ पे कुछ भी नई चीज़ सीखी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।